इसके अंदर कि इंसान अपना प्लान बनाता है और भगवान उसके बारे में कुछ और सोचकर हंसता है कि ये प्लान क्या बना रहा है और हमारे पास जो उसके लिए प्लान है वो क्या है। तो आज हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं कि माय डियर, आपके पास जो टाइम है उस टाइम को यूटिलाइज कीजिए अपने स्टडी के अंदर, उसको वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि उस प्लान का, उस भगवान को कोई पता नहीं उसकी प्लान क्या हो, क्या हंस रहा है या सोच रहा है उसके बारे में। तो इसीलिए माय डियर कंटिन्यू करते हैं टॉपिक। हमारा कंटेंट्स रहेगा हाउ टू क्रैक एनी एग्जाम लाइक ओलंपियाड एग्जाम, हरियाणा सीईटी एग्जाम, एसएससी एग्जाम और अदर बैंकिंग एग्जाम्स. So for all exams you have to focus on the contents and learn all the conceptual points that will help you gain good marks in your exams. So first of all, see, you can see here question number 26. Select the correct word the teacher asked us to remain during the exam. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उससे पहले आपको सेंटेंस को रीड करना है। जस्ट अ मिनट, रीड कीजिए एक बार। यस, टीचर ने हमें कहा है रिमेन रहने के लिए एग्जाम के दौरान। इन एग्जाम चल रहा है, एग्जाम के अंदर टीचर ने हमें क्या करने के लिए, क्या रहने के लिए कहा है? तो आप कहेंगे सर शांत रहने के लिए कहा है ना? तो शांत का मीनिंग क्या हुआ? शांत का मीनिंग शायद फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड या थर्ड, क्या ऑप्शन होगा? तो यहां पर बच्चा कंफ्यूज होता है इन दो वर्ड्स को लेकर। चलो मैं तीसरे ऑप्शन के बारे में बता ही देता हूं। तो ये जो वर्ड आपके पास क्विट, क्विट का मतलब होता है माय डियर गिव अप करना। गिव अप का मतलब है छोड़ना। सपोज करें आपने एग्जाम की तैयारी करनी शुरू की ओलंपियाड की, तो आपने 2 दिन 4 दिन के बाद देखा कि आपको YouTube देखने के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो आपको लगता है ये मुझे ऑप्शन छोड़ देना चाहिए, तो उसे बोले गिव अप करना। तो गिव अप का मीनिंग होगा क्विट कर देना, कि आपने उस प्लान को क्विट कर दिया। लेकिन क्वाइट का मतलब होता है कंप्लीट। इसका मीनिंग होगा कंप्लीट, या हिंदी में कहा जाए पूर्ण। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, ये एक एडजेक्टिव वर्ड होगा। थर्ड ऑप्शन आपके पास है, इसे आप बोलते हैं क्वाइट। सबसे पहले देखिए इसे कहा क्या जाएगा, इसे आप बोलते हैं क्वाइट, लेकिन इसे बोला जाएगा, इसे कहते हैं माय डियर क्वाइट, और इसे बोलते हैं क्विट। इसे कहा जाएगा क्विट। तो क्विट, क्वाइट और क्वाइट में डिफरेंस है। सो आप यहां पर क्या रहना चाहते हैं? आंसर विल बी देयर क्वाइट, नॉट क्वाइट, नॉट क्वाइट, क्वाइट। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन you are asked the synonym of obstinate. obstinate का synonym आपको बताना है my dear। आपको अपने प्लान के लिए, अपने एग्जाम के लिए जिद्दी बनना पड़ता है। You should be obstinate to crack an exam if you are interested for that. My dear, you have to obstinate, it means जिद्दी। Yes, तो जिद्दी के लिए एक वर्ड यहाँ पर होगा, that will be फर्स्ट वर्ड देखिएगा फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मीन्स आपने प्लान बनाया कि मुझे एग्जाम क्रैक करना है, और 2 घंटे बाद आपको लगा कि नहीं मुझे नहीं करना, फिर चेंज हो गया। फिर 2 घंटे बाद किसी ने आपको मोटिवेशन दिया और आपको लगा कि मुझे एग्जाम क्रैक करना, तो फिर आप तैयारी करना शुरू हो गए। किसी 2 घंटे बाद फिर आपको कोई स्टूडेंट, कोई फ्रेंड आया, उसने आपको कहा कि यार ये एग्जाम तो बहुत मुश्किल है, मेरा फ्रेंड 2 साल से लगा हुआ है, तो आपने फिर क्विट कर दिया। तो आपने क्विट किया, इट मीन्स आपका जो नेचर हो गया वो हो गया आपका फ्लेक्सिबल। इट मीन्स यू आर फ्लेक्सिबल। स्टबर्न का मीनिंग होता है जिद्दी, कि जो बंदा किसी काम पर, किसी बात के लिए अगर अड़ गया तो अड़ गया। किसी ने कहा कि नहीं ये काम मुझे करना है तो करना ही करना है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, तो दैट विल बी स्टबर्न, जिद्दी। और इनडिसिसिव का मीनिंग होगा जिसको, जो डिसीजन लेने में सक्षम नहीं है। एंड आई थिंक देयर विल बी नेक्स्ट ऑप्शन विल बी टिमिड। टिमिड का मीनिंग होता है कायर, जिसको आप क्या बोलते हैं? कॉवर्ड। कॉवर्ड मतलब डरपोक। इस डरपोक से रिलेटेड मैं आपको एक वर्ड और बताता हूं माय डियर, देखिएगा। ये वर्ड है काउ।
और ये है कावर्ड, एंड ये है आपका वर्ड काउडली, एंड नेक्स्ट वर्ड इज कावर्डिस। काउ के दो मीनिंग है माय डियर। काउ मीन्स गाय, जिसको आप एज ए नाउन यूज करते हैं, और एज ए वर्ब इसका मीनिंग होता है डरना। इसी काऊ का मीनिंग होता है डरना। जिस काऊ को आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, काऊ मीन्स गाय, गाय, तो काऊ का मीनिंग डरना भी होता है। तो कैसे यूज किया जाए काऊ का मीनिंग डरना? अगर मैंने ये लिखा है यहां पर आई एम काऊ, इट मीन्स माय डियर मैं डर गया। किसे डर गया? ऑफ द डॉग, मैं कुत्ते से डर गया। मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं आई एम अफ्रेड ऑफ द डॉग, या आई एम स्केर्ड ऑफ द डॉग, ये भी पॉसिबल है। तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि काउड को कैसे यूज किया जाएगा। जिसको आप एक एज ए नाउन यूज करते आ रहे हैं, तो उसको आप डरने की सेंस में भी यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज कावर्ड। तो ये आपका वर्ड जो है ये आपका नाउन है, और अगर ये नाउन है तो इसका मीनिंग हुआ डरपोक व्यक्ति। इसका मीनिंग हुआ डरपोक व्यक्ति। और कावर्डली एक आपका एडजेक्टिव वर्ड है। कावर्डली आपका एडजेक्टिव वर्ड है, लेकिन देखने में अगर आप नोटिस करें तो कावर्डली का मीनिंग लगता है कि शायद ये एडवर्ब है। सर पीछे एलवाई आया है तो एडवर्ब होगा। यस, मोस्टली स्टूडेंट्स यही कहते हैं कि पीछे अगर एलवाई है तो आई थिंक ये एडवर्ब होगा। तो आपको याद रखना है इस पॉइंट को, जब कभी भी नाउन प्लस एलवाई दिया जाए, नाउन प्लस एलवाई दिया जाएगा, तो उसका सीधा सा मीनिंग होगा कि वो एडजेक्टिव है। अगर एलवाई एडजेक्टिव प्लस एलवाई है, अगर एलवाई एडजेक्टिव के एंड में है तो वो एडवर्ब है, अदरवाइज नाउन प्लस एलवाई है दैट मींस एडजेक्टिव है। तो कावर्डिस का मीनिंग होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, काउ गाय एज अ नाउन, काउ एज अ वर्ब डरना डराना, और कावर्ड नाउन डरपोक व्यक्ति, कावर्डली डरपोक, और कावर्डिस मींस एब्स्ट्रैक्ट नाउन दैट मींस कायरता। तो ये सब मैंने रिलेट किया आपके वर्ड ऑप्शन टिमिड से। नेक्स्ट इज which sentence is correct? You have to identify which sentence is correct grammatically. So I think you have 10 seconds and try to give me the right option. चलिए मैं आपको बता रहा हूं, नोटिस कीजिएगा कि यहां पर एक वर्ब यूज हुई, ये प्लूरल वर्ब है, ये सिंगुलर वर्ब है, दैट इज सिंगुलर वर्ब, और यहां पर प्लूरल वर्ब। राइट, देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे हो? लास्ट ऑप्शन इज नॉट क्लियर। यस, अब देखिए मैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूं
कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर दिया गया है, तो उसके साथ वर्ब यूज होगी सिंगुलर। और अगर प्रोनाउन की बात की जाए तो प्रोनाउन भी यूज होगा सिंगुलर। तो यहां पर देखिए, यहां पर सब्जेक्ट दिया है सिंगुलर, लेकिन वर्ब दी गई है प्लूरल, तो इट मींस ये ऑप्शन आउट। बिल्कुल सिंपल, यू डोंट नीड टू स्टडी द सेंटेंस। नेक्स्ट, मैंने कहा आपको, आप इस प्रोसेस से एलिमिनेट कर सकते हो। मैंने कहा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, ईच का मतलब है हर एक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति, इंडिविजुअल, सिंगुलर की बात हो रही है, तो वर्ब क्या होगी सिंगुलर। अब आप सोच रहे कि सिंगुलर का मीनिंग कैसे हुआ। सपोज मैंने कहा ही, तो आप इज यूज करेंगे, आर यूज करोगे, आपका क्वेश्चन इज। मैंने कहा ही डैश आप पेन, उसके पास पेन है, तो आप हैज यूज करोगे, हैव, तो आपका क्वेश्चन हैज क्यों यूज करोगे, क्योंकि वहां पर सब्जेक्ट ही दिया गया है ना। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब यूज होगी, चाहे वो इज हो, हैज हो, वॉज हो, कोई भी वर्ब दीजिए, इट मीन सिंगुलर। लेकिन आपको यहां पर दिखाया गया है कि शायद यहां पर बात हुई स्टूडेंट्स की। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर हैव से पहले स्टूडेंट्स है, तो माय डियर सेंटेंस क्या कह रहा है कि स्टूडेंट्स में से हर एक स्टूडेंट ने अपनी असाइनमेंट जमा करवा दी। हर एक स्टूडेंट ने, यानी कि जब मान लीजिए क्लास में अगर 20 बच्चे हैं, तो 20 बच्चों में से हर एक ने क्लास में अपनी फाइल, अपना असाइनमेंट जमा करवा दिया, सबमिट करवा दिया ना। तो क्या उन सब ने इकट्ठे जमा करवा दिया? सभी इंडिविजुअल ही तो जमा करवाया होगा ना। अगर हर पर्सन अपने लेवल पर इंडिविजुअली अपनी फाइल को सबमिट करता है, तो इट मींस ईच की बात हो रही है, एक की बात हो रही है, सब की बात नहीं हो रही है। नेक्स्ट, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। और नंबर 2, इस सेंटेंस में देखिए यहां पर लिखा हुआ है स्टूडेंट, नॉट स्टूडेंट्स, क्योंकि हमेशा ईच हमेशा प्लूरल से आउट होगा। हम हमेशा ये कहेंगे 20 बच्चों में से एक बच्चा फेल हो गया, है ना, तो 20 में से एक फेल हो गए, तो 20 में क्या है, 20 मींस प्लूरल, तो हमेशा आपको प्लूरल का यूज करना पड़ेगा। लाइक दिस, यहां पर देखो, यहां पर ये स्ट्रक्चर रहे सही था, यहां पर ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सही था, यहां पर वो स्ट्रक्चर रॉन्ग आ गया। अब यहां पर ये पॉइंट करेक्ट है, लेकिन यहां पर ये पॉइंट रॉन्ग है, तो आप क्या कहेंगे, ये सेंटेंस भी रॉन्ग है। नंबर 2, नंबर 3 ऑप्शन, इज दिया गया है सिंगुलर है, वर्ब हैज दिया गया है सिंगुलर है, स्टूडेंट्स प्लूरल है, यस ये भी सही है। आप अगले सेंटेंस में देखिए एक बार, ईच स्टूडेंट हैव। अब बात ईच की हो रही है, हैव का यूज कैसे हो जाएगा, नहीं होगा, तो इट मींस ऑप्शन विल बी सी। मैंने क्या कहा, ईच सही है, बिल्कुल, स्टूडेंट्स प्लूरल है, बिल्कुल सही है, हैज सिंगुलर है, बिल्कुल सही है, तो आप क्या कहेंगे, सर ये सेंटेंस करेक्ट है। चलिए लेट्स सी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज ए वर्ड, आपका होगा एक वोकैबुलरी, जिसमें आपसे पूछा गया है क्लैरिटी को लेकर। विविड का मीनिंग होता है क्लियर, विविड मींस क्लियर, तो आप कहने वाले हैं क्लियर के लिए, हाँ सॉरी, इसमें पूछा गया एंटोनिम, एंटोनिम मतलब कि अपोजिट। तो विविड का मतलब क्लियर है, तो ऑप्शन ब्राइट होना चाहिए था, लेकिन उसने कहा अपोजिट, तो अपोजिट क्या होगा, देखते हैं ऑप्शन, हाँ ऑप्शन विल बी डल। राइट ऑप्शन क्या होगा, डल। विविड मींस क्लियर, अपोजिट होगा डल। नेक्स्ट आपसे पूछ गया करेक्ट स्पेलिंग। यहां पर एक वर्ड है कोनसर। कोनसर का मीनिंग होता है एक्सपर्ट, जो किसी खाने में, भोजन में, आर्ट में एक्सपर्ट होता है। तो आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी होगी माय डियर। करेक्ट स्पेलिंग आप ध्यान देंगे, फर्स्ट और सी को देखिएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इसकी स्पेलिंग याद करनी पड़ेगी आपको, कैसे याद करोगे, कोनोसर, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड ही वॉज इलेक्टेड। यहां पर एक वर्ड दिया गया इलेक्टेड, आपको बताना है
उसको रिप्लेस करना कि यहाँ पर एक एग्जैक्ट ऑप्शन क्या बनेगा उससे रिलेट करने के लिए, उसको रिप्लेस करने के लिए। तो इलेक्टेड का मतलब क्या हुआ कि खबर सुनकर उदास हो गया या खबर सुनकर वो खुश हो गया। तो इलेक्टेड मीन्स होता है खुश होना। तो क्या हो गया, वो खुश हो गया, खुश। तो खुश मीन्स आई थिंक टायर्ड नहीं होगा, एंग्री नहीं होगा, सैड नहीं होगा। ऑप्शन क्या बनेगा, जॉयफुल। ही वॉज जॉयफुल आफ्टर हियरिंग द न्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सोल्जर शोड ग्रेट डैश इन द बैटलफील्ड। सोल्जर ने बैटलफील्ड में दिखाई, क्या दिखाई, सिंपल है कि क्या दिखाया उन्होंने, करेज दिखाया, साहस दिखाया। राइट आंसर क्या होगा, करेज। कर्टियस का मीनिंग होता है, नेक्स्ट ऑप्शन देखो, कर्टियस। कर्टियस का मीनिंग होता है विनम्र, पोलाइट, जो बिल्कुल प्यार से बात करे। जैसे एक बच्चा है सैम, वो बहुत ही प्यार से बात करता है, हमेशा जब भी बात करता है बड़ी पोलाइटली बात करता है। तो उसे हम क्या कहेंगे, वो बच्चा क्या है, कर्टियस है। सैम इज वेरी कर्टियस टू टॉक टू एनी पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रीगेरियस। तो ग्रीगेरियस का मीनिंग होता है सोशेबल पर्सन, जो सोसाइटी से रिलेटेड है, सोसाइटी से। दैट मींस ऑप्शन विल बी सोशेबल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एंटोनिम पूछा गया है एबंडेंट का। एबंडेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा का एंटोनिम क्या होगा, सिनोनिम बनेगा प्लेंटीफुल, ये तो सिनोनिम है। लिमिटेड बनेगा कम से कम लिमिट में, बाउंटीफुल, प्लेंटीफुल, कोपियस, तीनों सिनोनिम है। 3 वर्ड्स में जो दिए गए हैं वो तीनों ही एबंडेंट के सिनोनिम हैं। और एक ऑप्शन दिया गया एंटोनिम, और पूछा गया आपसे एंटोनिम, तो आंसर विल बी लिमिटेड। मैंने क्या कहा, कोपियस प्रचुर मात्रा में, प्लेंटीफुल बहुत ज्यादा होना, तो प्लेंटीफुल बताया मैंने। बाउंटीफुल, बाउंटीफुल का मीनिंग भी बहुत ज्यादा होना, तो अपोजिट क्या होगा, लिमिटेड। नेक्स्ट में आपसे ग्रामेटिकली क्वेश्चन पूछा गया है। Sir, can I tell the answer? Yes, please try. I think answer is second. Wrong. You come here. Tell me how is option second? No, sir, third answer is. आप ऑप्शन चेंज हो गया, Yes. कैसे? Sir, क्योंकि इसमें does not है के साथ does not नेगेटिव में, डज नॉट यहाँ पर भी गिवन है। वैसे यहाँ पर ऐसा है नॉट में। हाँ, वेरी गुड। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव में आप यूज करते हैं डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सो ऑप्शन विल बी सी। गुड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट is correct spelling. Tell me what's the correct option? Sir, answer is first. Wrong. Indispensable means important, very important. It's very indispensable to learn English at this time. So option will be B. तो माइडियर, इसके साथ हम वीडियो को पॉज करते हैं और एक नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो लेकर आने वाले हैं 15 मिनट्स की, जिसके अंदर आपके इस कंटेंट्स को हम कंटिन्यू करेंगे। तो क्योंकि लेंथी वीडियो में थोड़ा सा स्टूडेंट बोर हो जाता है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी कंटेंट्स को कंटिन्यू करेंगे। और इफ यू आर इंटरेस्टेड टू वॉच द वीडियो, प्लीज कीप वॉचिंग द यूट्यूब वीडियो एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।